हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हमने पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने देखा था सेकेंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आखिर ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड विथ टू और मोर पर्सन्स टू रन अ बिजनेस विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है टू रन अ बिजनेस, किसी बिजनेस को रन करने के लिए विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। ठीक है, यानी कि जब किसी एक बिजनेस को यानी किसी बिजनेस को एक से अधिक व्यक्ति, दो तीन चार पांच व्यक्ति मिल करके पार्टनरशिप पे चलाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है या पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था क्या कि उसमें क्या होता था, ऑनर एक होता था, यानी कि वो खुद ही सारा काम करता था, मैनेजिंग का काम है ना, फिनांस का काम, सारा चीज वही देखता था। यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, so it is a business relation among persons who have agreed to share the profit or loss out of a business। ये क्या है, जो पर्सन्स यानी कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में बिजनेस रिलेशन है, जिन्होंने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री किया हुआ है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो एक व्यक्ति पर बर्डन नहीं रहेगा, वो सारे लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक व्यक्ति की लायबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे बर्डन और रिस्क का क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, जो कि डिसएडवांटेज था किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। The third point is each member of such a group is known as partner and collectively known as partnership firm। ये जो ग्रुप है यानी कि पार्टनर्स का जो ग्रुप है, हर एक व्यक्ति को, हर एक मेंबर को क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है, और इन सभी को मिला दिया जाए तो पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। Partnership is a result of an agreement among two or more than two persons। पार्टनरशिप क्या है, एक रिजल्ट है यानी कि एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, यानी कि उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हिस्सेदारी अपना देते हैं। तो वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम एग्जांपल्स देखें तो जो लोकल शॉप्स वगैरह होते हैं वहां पर भी आजकल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे कि एक होटल खुलता है तो उसमें दो व्यक्ति क्या कहते हैं, अपना 50-50% या 60-40% कुछ इस प्रकार से करके पार्टनरशिप पे दुकान खोलते हैं। गांव में भी आजकल काफी ज्यादा खुलने लगे। तो वहां पे उन लोगों का जो एग्रीमेंट होता है वो लगभग ओरल होता है ना, एक दो आदमी के सामने उन्होंने बोल दिया या जो भी होता है पंचायत के सामने बोल दिया, बस हो गया। एक होता है आपका रिटेन, जिसे कि क्या बोला जाता है, रिटेन एग्रीमेंट अगर आपने किया हुआ है तो उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ये लीगल होता है, जब आप रिटेन एग्रीमेंट करते हैं तो ये लीगल होता है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ओके, These firms are governed by the Indian Partnership Act 1932। यानी कि जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न किए जाते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पार्टनरशिप पे अपने बिजनेस को चलाना है तो मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए, है ना। अकेले क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। लेकिन जो अपर लिमिट है, ये देखिए एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सबसे कम नंबर यानी कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, 2 होने चाहिए। अपर भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, हम लोग उसे समझ लेते हैं। अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड नोट इन पार्टनरशिप एक्ट। एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ये कंपनीज एक्ट में फिक्स किया गया है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में।
अगर हम प्रीवियस कंपनीज एक्ट की बात करें जो कि कंपनीज एक्ट 1956 है, उसमें मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप के लिए 10 और 20 बताया गया है फॉर बैंकिंग बिजनेस और अदर बिजनेस के लिए रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर हम बात करें बैंकिंग बिजनेस की तो कोई भी बैंकिंग बिजनेस उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या होगा 10 होगा, एंड अदर जितने भी बिजनेस है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट क्या होगा 20 होगा। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पहले पूछा जाता कि मैक्सिमम लिमिट कितना है किसी भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर का, तो आपको टिक करना होता था 20। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये प्रीवियस एक्ट की बात थी। अब जो नया एक्ट आया है उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और मिसकॉन्सेप्शन है। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक्ट को अच्छी तरीके से देखा है और उसका मैंने एक कट यहाँ पे लगाया है। और कंपनी एक्ट 2013 अभी फिलहाल लागू है और इस एक्ट का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सेक्शन 464 वहां से पढ़ सकते हैं। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है क्या, आप देख सकते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर, यानी कि कितना सर्टेन नंबर होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। So no association or partnership consisting of more than such number of persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the exclusion of gain by association or partnership by the individual member thereof unless it is registered as a company and this act or चलिए इसका मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में जो बताया गया है नंबर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टर्म्स था कि मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, प्रोवाइडेड दैट the number of persons which may be prescribed under this subsection shall not exceed 100। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे किसी पार्टनरशिप फिर्म में वो 100 से अपर नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये टिक करना है, क्या आंसर ये होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, provided that the number of persons which may be prescribed under this subsection shall not be exceed 100। यानी कि ये एक्ट में सेक्शन 464 में ये बताया गया है कि आप इसके सब सेक्शंस में जब आप रूल्स बनाएंगे तो उसमें जब आप रूल्स बनाएंगे कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो वो 100 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि नहीं करना चाहिए, रूल्स में नहीं करना चाहिए। तो आखिर रूल्स में कितना दिया हुआ है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, और मैंने रूल का पीडीएफ भी डाल दिया है नीचे पीडीएफ में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके रूल नंबर 10 में बताया गया है इसके बारे में। सो रूल नंबर 10 कहता है एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ पर्सन एक्सीडिंग सर्टेन नंबर। सो इसे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, no association or partnership shall be formed consisting of more than 50 persons for the purpose of carrying on any business that has, और आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या ये कह रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जो इंडिया में लागू है, एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में 50 मेंबर से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फिर्म कितना होता है, तो आपको क्या टिक करना है बताइए, आपको टिक करना है 50, ना कि आपको टिक करना है 20। ठीक है, ना ही 20 टिक करना है, ना ही 100 टिक करना है, क्या टिक करना है, 50 टिक करना है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। However, if such partnership firm is LLP, Limited Liability Partnership। अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। अगर आप पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका एक डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का भी था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है इसमें। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपका जो दायित्व होता है, जो आपकी जवाबदेही होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कल को कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कोई लोन आ गया ऐसा, या कोई ऋण हो गया, कर्ज हो गया, तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी उसे चुकाना पड़ सकता है। बिकॉज जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका पार्टनर्स के अलावा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
आगे ये बात समझ में, पार्टनर्स से ही वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, यानी कि कल को पार्टनर्स अगर हट जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आगे ये बात समझ में। एक दूसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आजकल अधिकतर जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लिमिटेड लायबल होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं और उसके जो भी पार्टनर्स होते हैं वो लिमिटेड लायबल होते हैं, यानी कि उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतने के प्रति ही वो लायबल हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी नहीं रहती है। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एलएलपी को फॉलो करता है तो उसमें मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप शुड बी फॉर अ लॉफुल बिजनेस। जब आप पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करते हैं तो वो एक लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए। मीन्स क्या कि पार्टनरशिप कैन ओनली बी फॉर्म्ड फॉर लीगल एक्टिविटीज, नॉट फॉर इलीगल वन। यानी ऐसा ना हो कल को आपने 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप कर लिया हो ड्रग्स बेचने के लिए, तो ये इलीगल है, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं आएगा, इसे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाएगा। यानी आप पार्टनरशिप के अंदर जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट्स आर शेयर्ड एमंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। यानी जो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा डिफरेंट पार्टनर्स में, जैसे अगर 5 पार्टनर्स है, 6 पार्टनर्स है, वो एक एग्रीड रेशियो में किया जाएगा। जिन्होंने जितना परसेंट अपना इन्वेस्ट किया होगा या जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने आपको भी बताया कि एग्रीमेंट होता है अगर रिटन एग्रीमेंट है, और अधिकतर रिटन एग्रीमेंट होता है अगर हम लोकल पार्टनरशिप जो बिजनेस होते हैं उनको छोड़ देते हो। बाकी सारे कंपनीज में ये लीगल तरीके से रिटन पार्टनरशिप डीड होता है और उसके अनुसार क्या किया जाता है, जो प्रॉफिट्स होता है उसका शेयर किया जाता है, या अगर नुकसान की भरपाई करनी होती है तो वो भी उसी एग्रीड रेशियो के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। Normally, every partner has a right to take part in managerial decision and control the organization. नॉर्मली क्या होता है कि जो भी पार्टनर है, हर एक पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टनर के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी और किसी के पास बहुत कम है। यहाँ पे अथॉरिटी क्या होता है, बैलेंस होता है। यहाँ पे अथॉरिटी हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली नहीं होता है। सो ऑनरशिप और शेयर कांट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ऑल मेंबर्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑनरशिप या ऑर्गेनाइजेशन का कोई शेयर किसी दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता है बिना सारे मेंबर्स को सूचित किए हुए। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सारे जो पार्टनर्स हैं उनको बताना पड़ेगा और उनका राय मशवरा जो होता है वो ले करके आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फिर्म, यानी कि पार्टनरशिप फिर्म ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, और जो कि एडवांटेज था सोल प्रोप्राइटरशिप का है। ईज ऑफ फॉर्मेशन यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, क्रिएट करना काफी आसान है। द नेक्स्ट वन इज लार्ज फिनेंशियल रिसोर्सेज, और सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज क्या था कि वहां पे लिमिटेड हमारे पास फिनांस था, लेकिन यहाँ पे लार्ज फिनेंशियल रिसोर्सेस हमारे पास आता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप पे खोल रहे हैं। तो 2 लोग भी होंगे या 3 लोग भी होंगे अगर मान लिया जाए, तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अगर 4 लोग आ गए तो अगर 25% हो गया, और अगर हमारा बिजनेस मान लीजिए 1 करोड़ का है तो 25-25 लाख क्या हो गया, चारों का हो गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है कि हम एक पार्टनर को कम पैसा लगाना पड़ता है और सारे मिला देते हैं तो लार्ज फिनेंशियल हमारे पास बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है वो बैलेंस में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि एक ही व्यक्ति को सारा काम करना है, डिसीजन मेकिंग का काम भी करना है, मैनेज भी करना है, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज डिवाइडेड रिस्क। जो रिस्क होता है, और हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, कल को बिजनेस डूब भी सकता है, घाटे में जा सकता है, तो वो रिस्क क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जितने पार्टनर्स होते हैं सारे में रिस्क वो एग्रीड रेशियो में डिवाइड हो जाता है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज एडवांटेज ऑफ पार्टनर्स स्पेशलाइजेशन। अब देखिए जितने भी पार्टनर है वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हो सकते हैं, तो उनका यहाँ पे फायदा हमें मिलता है। द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। जब आप कोई काम करते हैं तो वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप आराम से कर सकते हैं। ये तो हो गए स्टूडेंट एडवांटेजेस। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर एक चीज का अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब उसे हम लोग देखते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज
अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये किस पर लागू होता है? नॉन एलएलपी पे, यानी कि जो नॉन एलएलपी ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी प्रॉफिट जिसमें होता है, हमने अभी देखा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यानी कि आपका जो आप कितने लायबल हैं, यानी कि आपका दायित्व कितना है, ये डिफाइन नहीं रहता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिलेड डिसीजन मेकिंग। अब देखिए, चूंकि डिसीजन मेकिंग का काम सारे पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि दो लोगों का विचार नहीं मिल रहा हो। ये तो एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। मीन्स यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग में देरी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टिंग, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का, कि इसका एग्जिस्टेंस जो है ये हमेशा अनसर्टेनिटी में रहता है, कि अगर मान लिया जाए कल को पार्टनर्स चले गए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स से ही चलता है, यानी पार्टनर्स के अलावा उसका कोई एक सेपरेट एंटिटी हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं, वो पार्टनर्स से ही बना है। सो अगर पार्टनर्स चले जाए कल को, तो वो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये हमेशा एक डिसएडवांटेज रहता है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। The next disadvantage is partner may disassociate himself and start his own competitive business by stealing secrets। और जो कि सबसे ज्यादा आज के जमाने में हो रहा है क्या, कि सबसे पहले क्या करते हैं, दो लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को, उसके बाद किसी एक ने दूसरे का सीक्रेसी जान लिया, सीक्रेट जान लिया, और उन्होंने क्या किया कि चूंकि ये पार्टनरशिप पे है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनसे अलग हो गए, यानी कि वो अब उससे अलग हो गए और उसी बिजनेस में अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उनका सीक्रेट भी चुरा लिया। तो ऐसा हो जाता है कि ये मार्केट में आगे हो जाते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा फिनांस लगा दिया है ना, बहुत ज्यादा पूंजी लगा दिया, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो ये बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा से ये एक खतरा बना हुआ रहता है। लेकिन हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांटेज में क्या देखा था, कि वहां पे सीक्रेसी हमारा बना हुआ रहता है ना, जो हमारा बिजनेस सीक्रेट रहता है वो बना हुआ रहता है। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज अनसुइटेबल फॉर बिग बिजनेस। ये बिग बिजनेस के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यूज। अब देखिए, जितने मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक के परसेप्शंस, यानी कि उनके जो विचार है, जो उनके धारणा है, उनके व्यूज है, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम बोले कि कहा जाता है ना कि कोई कह रहा है कि दाएं चलो और दूसरा कहता है कि नहीं हमें बाएं चलना है, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है, उनके विचारों में संघर्ष हो सकता है। ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज बना रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप स्टूडेंट। इससे ज्यादा हमें पार्टनरशिप में जानने की जरूरत नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया, कंपनी एक्ट 2013, जिसके हिसाब से अभी ये डिसाइड किया गया है कि पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे। सेक्शन 464 में सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें प्रिस्क्राइब किया जाएगा, इसमें ये बताया जाएगा कि 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप 70 बता दो, 80 बता दो, 40 बता दो, ये बताया जाएगा रूल्स में। और जब रूल्स बनाया गया तो रूल्स में ये बताया गया है कि 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आपको हमेशा स्टूडेंट ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जो कि एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो मेक श्योर आपने बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।